हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारण्य एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 10th का मैथमेटिक्स का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब ये जिसको हम लोग कह सकते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको पार्ट 1 बना के दे रखा हूं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस की बात किए थे, ठीक है ना। अब इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है बच्चा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को और जो क्वेश्चंस है उसको समझने की कोशिश करना, और अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर हम 15 तक बात कर चुके हैं, आज आगे का क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 16 नंबर। तो 16 नंबर यहाँ पे क्या करे बच्चा, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री, मतलब 80 मीटर के हाइट पे एक ट्री पे एक चिड़िया बैठा हुआ है, ठीक है, बर्ड बैठा हुआ है। बोला यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं यहाँ पे, बर्ड इज 45 डिग्री। तो चलो यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं। तो मान लीजिए इसका जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब बोला जा रहा है जो 80 मीटर के हाइट पे, चलो 80 मीटर के हाइट पे यहाँ पे मान लेते हैं बर्ड्स बैठे हुए ए पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं जो ए पॉइंट पे बैठे हुए, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 80 मीटर। और यहाँ पे अगर बात करें जो देख रहे हैं वो कितना डिग्री बना रहा है 45 डिग्री। यही नहीं बोला गया बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। तो ये मान लीजिए ट्री है, ए और बी क्या होगा यहाँ पे ट्री हुआ। अब ये अगर ट्री हुआ 80 मीटर के ऊपर बैठा हुआ है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है। द बर्ड फ्लाई अवे हॉरिजेंटली, मतलब इस तरीके सीधा इस तरीके से जो हॉरिजेंटल यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। फिर बोला गया सच दैट वे इट रिमेन कांस्टेंट हाइट, तो यहाँ पे कांस्टेंट हाइट के हिसाब से बोला गया फ्लाई कर रहा है। तो चलो मान के चलते हैं यहाँ पे जो कांस्टेंट हाइट हुआ तो ये भी 80 मीटर का हाइट हुआ। अब यहाँ पे इस तरीके से आ गया, तो ए बी इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। अब क्या बोला गया रिमेन कांस्टेंट हाइट पे है, तो मान लीजिए यहाँ से बर्ड्स उड़ना शुरू किया ऐसे ऐसे करके यहाँ पर है, मतलब ये सीधा इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ बोला गया रिमेन कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वही हुआ आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा भाई, इसको लगा 2 सेकेंड्स लगा, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री, मतलब इसी पॉइंट से अगर बात किया जाए तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स, मतलब कितने स्पीड से ये टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में क्या लगा 2 सेकंड का टाइम लगा। तो मुझे पता करना है जो ए पॉइंट से पी पॉइंट तक आने में इस बर्ड को कितने स्पीड से आना पड़ा। क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम हाइट पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये फ्लाई करना शुरू किया हॉरिजेंटली, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से ए पॉइंट से पी तक आने में इसको 2 सेकंड्स का टाइम लगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है जी यहाँ से ए पॉइंट से पी पॉइंट तक जब आया ना वो बर्ड, तो इसमें कितना उसका स्पीड था, ठीक है, उस बर्ड्स का। तो चलो निकालते हैं बच्चा, फिगर समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको एक्स निकालना है, मतलब ये बी से क्यू तक का यहाँ पे क्या निकालना है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्यू आपको फाइंड करना है, मतलब इसको मैंने क्या माना है एक्स माना है। तो लेट करके चलो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो बी क्यू इक्वल्स टू क्या है एक्स, तो आपको ये एक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में। तो यहाँ से आ जाए यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, जैसी ट्राइंगल ए बी सी में आते हैं बच्चा, तो यहाँ पे कितना डिग्री की बात बोला गया 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, अच्छा tan का रेशियो क्या बनता है पी बाई बी। तो अगर एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे पी, पी मतलब क्या ए बी बनेगा, तो यहाँ पे ए बी पी tan थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो पी हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी, और बी मतलब हो जाएगा यहाँ पे बी सी, तो यहाँ पर रखेंगे बी सी, ठीक है। tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है बच्चा 1, ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी सी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 मीटर का। तो आप इसको मान के चलो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखो बच्चा, अब आते हैं कौन सा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पी एस सी क्यू पे, ठीक है, ट्राइंगल पी सी क्यू पे आते हैं। पी सी क्यू, जैसे ट्राइंगल पी सी क्यू पे अगर आता है यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan 30 डिग्री। यहाँ पे भी क्या बनेगा परपेंडिकुलर पी पी बाई बी, तो पी क्या बनेगा यहाँ पे पी क्यू बनेगा, तो पी क्यू अब बाई में बनेगा बेस, तो बेस के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चा बी सी, अब प्लस में लिखना पड़ेगा बी क्यू, है कि नहीं है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
इक्वल्स टू पी क्यू तो हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बोला गया सेम हाइट पे है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा जो ए बी इक्वल्स टू होगा ना वो पी क्यू होगा, जो कि कितना हो जाएगा 80 मीटर का है। ठीक है, तो ये मैंने भी लिख लिया। अब यहाँ बच्चा BC, तो BC आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं, तो हो जाएगा 80 और BQ, तो BQ को मैंने क्या माना है x। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 80 प्लस x इक्वल्स टू 80 रूट 3, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 80 रूट 3 अब माइनस हो जाएगा 80, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 80 कॉमन ले लिए तो बचेगा रूट 3 माइनस 1। तो बच्चा ये हुआ x का आपका लेंथ। ये सिर्फ लेंथ निकला, यहां से यहां तक क्या निकला लेंथ, मतलब तरीके से डिस्टेंस भी कह सकते हो। जब यहाँ पे ये निकल चुका है बच्चा, इतना बात समझ में आ गया, तो एक लाइन और यहाँ पे समझ जाओ। अच्छा लेंथ तो ठीक है, आपको स्पीड पता करना था ना, तो बताओ स्पीड ये तो निकल के आ गया लेंथ, या तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ जो निकल के आया है वो 80 और यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 यही आया है। ठीक है, मीटर में आया है। आपको पूछ रहा था यहाँ से यहाँ तक आने में या ए से पी तक आने में कितना उसका स्पीड लगा, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना यहाँ पे निकला 80 और फिर यहाँ पे निकल के आ गया रूट 3 माइनस 1। अब बाय में 2 सेकेंड्स लगा था, इसको कैंसिल कर लो तो 40 अब फिर क्या बनेगा रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका स्पीड 40 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड कर लेंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर की बात कर, वैसे मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है बच्चा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। बहुत ही ज्यादा जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपने ध्यान से सुन लिया सीख लिया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट P, तो P दिख रहा है आपको, 2 टेंजेंट दिया है PT एंड PS दिया हुआ है, ड्रॉ किया है, सर्कल सेंटर O है, सच दैट एंगल SPT दिया 120 डिग्री। प्रूव दैट OP इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 2PS हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करो, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ये लिखो इन ट्राइंगल, आ जाए यहाँ पे इन ट्राइंगल। आप ऐसे करो PTO या TPO भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल आते हैं यहाँ पे SPO। चलो ये दो ट्राइंगल लिए, आप देखो जैसे ट्राइंगल ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दिया हुआ, दो गो टेंजेंट है तो PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PS हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो पहले PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PS, ये आप लिख सकते हो गिवन। वैसे यहाँ पे 4 चीज आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चा पता ही होगा टेंजेंट के हिसाब से कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री बनाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OTP, तो एंगल यहाँ पे लिख लो OTP इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एंगल PSO, ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, किसके वजह से परपेंडिकुलर की वजह से। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो OS परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका OS परपेंडिकुलर हो जाएगा PS का, या यहाँ पे लिख सकते हो OT जो है ना परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका PT की वजह से, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बाकी बात यहाँ पे देखो PO क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एंगल नहीं साइड है तो यहाँ पे लिख सकते हो PO इक्वल्स टू हो जाएगा PO, दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको RHS से भी दिखा सकते हो, इसको आप RHS भी दिखा सकते हो। कैसे, तो यहाँ देखो ये साइड और ये साइड तो वैसे भी यहाँ पे हो जाएगा इक्वल 90 डिग्री के हिसाब से, ये आप हाइपोटेनस की बात करें तो वैसे भी हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको साइड एंगल साइड से दिखाओ या RHS से दिखाओ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है जो ट्राइंगल, अगर आप TPO की अगर बात कर रहे हो तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, ट्राइंगल यहाँ पे SPO, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे RHS के हिसाब से ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे RHS की जगह पे साइड एंगल साइड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप यहाँ पे चाहो तो SSS से भी ले सकते हो। कैसे, देखो रेडियस की वजह से ये भी तो बराबर है कि नहीं है, तो आप ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, फिर ये कॉमन साइड, फिर ये इक्वल्स टू ये, तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कन्वर्जेंट करने के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। ये बात समझ में आ गया। अब इतना होने के बाद बच्चा, अब इतना होने के बाद अगर चलो ये इस तरफ लेके आते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये एंगल 1 मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो सीधा सीधा क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जब ये एंगल 1 एंड एंगल 2 अगर मान लिए तो यहीं पे लिख देते हैं एंड
हैंस लिख देते हैं या थस करके भी लिख सकते हैं। थस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 जो होगा ना वो हो जाएगा सीपीसीटी से। कोई दिक्कत है? इसको मैंने क्या मान लिया सीपीसीटी से। अब जैसे ही सीपीसीटी से दोनों एंगल अगर बराबर हुआ बच्चा तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है कितना एसपीटी, तो एसपीटी लिखा हुआ है 120 डिग्री लिखा हुआ है। तो आपको कौन चीज प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ओपी इक्वल्स टू 2पीएस। तो अगर हम ओपीएस की बात करें तो एंगल मान लीजिए ओपीएस पे आते हैं तो ओपीएस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा एंगल 120 डिग्री का, क्योंकि पता ही हो ये दोनों क्या कर गया, बाइसेक्ट कर गया, ठीक है ना। अब जैसे ये बाइसेक्ट कर गया इसके इक्वल्स टू में इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, वैसे ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ओपीएस इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, नाउ इन ट्राइंगल ओपीएस, तो इन ट्राइंगल अगर मान लीजिए ओपीएस में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान समझना, तो यहाँ पे अब ये कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 120 डिग्री था। तो अब यहाँ से ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ और ये बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा बेस, क्योंकि एंगल ऑफ थीटा यहीं पे है। तो अगर बेस बना रहा है तो कॉस का क्या होता है बी बाई एच होता है, तो बेस यहाँ बनेगा पी एस, अब बी बाई एच, तो एच कितना हो जाएगा ओपी, एच मतलब हाइपोटेनियस। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे पी एस, अब आई में हो जाएगा ओपी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए यहाँ पे तो देखो मिलता है कि नहीं, तो ओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2PS। यही ना प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था बच्चा, तो हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। मतलब ये पहले इसको कर लेना है आपको कन्वर्जेंट, जो ऑप्शन आपको नजर आए, चाहे साइड एंगल साइड से करो या ट्रिपल एस से करो। मैंने आरएचएस से किया क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, कॉमन यहाँ पे साइड बना रहा है, इसी वजह से मैंने इसको दिखा दिया, ठीक है। बाकी बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी बाद यहाँ पे वो एंगल क्या कर जाएगा बाइसेक्ट कर जाएगा। टोटल 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के हिसाब से हो जाएगा, सीपीसीटी के हिसाब से मैंने किया है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आपको रूल थ्योरम पता भी होगा, उसके हिसाब से 60 डिग्री, तो ये ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे कॉस 60 लेकर यहाँ पे इसको बना दिए हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आ गया। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया, जिसमें हम लोग को बोला गया इन द गिवन फिगर 2 टेंजेंट दिया हुआ, टीपी टीक्यूआर दिया हुआ है, इस बार भी वही है। और बोला गया यहाँ पे ड्रॉ टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चा, जो प्रूफ करना है एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ये प्रूफ करने हैं। तो देखो हम फिगर यहाँ पे जो दिया गया है उसको वैसे ही रहने देते हैं, बस यहाँ पे इसको कर लेते हैं ज्वाइन। ध्यान समझना, इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसको मान के चलता हूं ये एंगल 1 है, इसको मान के चलता हूं ये एंगल मेरा 2 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे इसको माने हैं तो आप ध्यान सुनो। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे आएंगे, प्रूफ करना, ये तो समझ में आ गया, टीपी आपको पता ही है जो क्या करना है। तो एंगल PTQ इक्वल्स टू मुझे बोला गया 2 टाइम्स करना है एंगल OPQ का, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। बाकी बात यहाँ पे अगर थोड़ा सा और लिख दूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्वाइन क्या किया भाई, देखो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया OQ को, यहाँ पे दिख रहा है OQ को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, प्रूफ ये करना, बस इतनी सी बात है। बाकी बात आपको पता ही होगा, OP परपेंडिकुलर होता है, OQ परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना, बनाता है कि नहीं बनाता है। आप चाहो तो यहाँ पे अगर मान लो इसको मैं अगर सॉल्व अगर कर रहा हूँ, यहीं से शुरू कर देता हूँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो OP परपेंडिकुलर बन जाएगा किसका, TP के हिसाब से, और फिर यहाँ पे OQ परपेंडिकुलर बन जाएगा किसके हिसाब से, TQ के हिसाब से बनेगा, ये आपको पता ही है। ज्वाइन मैंने यहाँ पे ये कर लिया। अब जैसे ही इस तरीके से बनाया तो एंगल वो तो बनबे करेगा 90 डिग्री, ये सब तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ दिखा हुआ है जो 2 टेंजेंट गिवन है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, टीपी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, TQ दिया हुआ है ना। तो चलो अब इतना होने के बाद अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आ जाए बच्चा, यहाँ पे आते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पे POQ। जैसे ट्राइंगल POQ पे अगर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि हम यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 माने हैं, अब प्लस में एंगल इसको मान लेते हैं POQ, तो एंगल यहाँ पे हो जाएगा POQ। अच्छा, ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज कितना होता है,
180 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टीज की वजह से 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ पी ओ क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पे तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं 180 डिग्री अगर लिया बच्चा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे एंगल 1 अब प्लस में हो जाएगा एंगल 2, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ पीओके के हिसाब से। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है बच्चा, अब हम लोग आएंगे इस ट्रायंगल पे, मतलब किस पे, तो अब आते हैं ट्रायंगल नहीं, अब क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूं बनाने का। ये तो समझ में आ गया, ये एंगल प्लस ये एंगल। अब ये पहले एक बात समझ जाओ, यहाँ पे एक बात समझ जाओ, वो बात ये ऐसे करके तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। देखो, आप एंगल 1 अब प्लस में यहाँ पे एंगल 2, दोनों को अगर कहें तो एक साथ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब क्या, एंगल 1 और एंगल 2 लिखा हुआ है, तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आपका मालूम है एंगल 1 इक्वल टू 2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है। जब ये रेडियस है ऐसे करके, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल होगा, तो एंगल भी तो इक्वल होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे एंगल 1 ही लिख सकते हो, और फिर यहाँ पे एंगल अगर बात करें तो पी ओ क्यू लिख के 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180, अब माइनस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स। वैसे प्रूफ क्या करना है, ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू, तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ओपी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ओ की दिया हुआ है, इसी वजह से ऐसा होगा। इसी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू आपका एंगल 2 बन जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बनेगा, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया ओ क्यू, सही से लिखा जाए यार, ओ क्यू। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहां से लिखने के बाद अब आपको आना है, देखो टी पी ओ क्यू। अब इस क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा, हमने ट्रायंगल ये लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू है ये। ठीक है ना, ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू हुआ, जिसकी वजह से एंगल 1 इक्वल्स टू क्या बन गया, एंगल 2 बन गया। एंगल 1 इक्वल्स टू क्या बन गया, एंगल 2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ बच्चा, इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल आते हैं यहाँ पे, कौन कौन सा है, TPOQ, तो TPOQ ऐसे करके आ गए। आप यहाँ पे सीधी सी बात, एंगल अगर चाहो तो पूरा लिख सकते हो, क्या क्या लिखना है, तो TPO प्लस TPO, फिर POQ, फिर यहाँ पे POQ, फिर प्लस OQT, फिर प्लस OQT, अब प्लस में यहाँ पे OQT हो गया, फिर QTP, तो यहाँ पे आ जाएगा QTP। अच्छा, इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है? क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो बच्चा, थोड़ा सा इसको इधर करने से क्या आएगा, क्या ये इधर करने से आएगा, लगता तो नहीं आएगा, क्योंकि सब कॉमन हो जाएगा, चलो छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो टीपीओ, तो टीपीओ पूरा का पूरा ये डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? जैसे आप यहाँ देखो टीपीओ, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 90। फिर यहाँ पे OQT, ये पूरा का पूरा कितना होगा, 90 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आप लिखो 90, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। अब प्लस में बोला गया POQ, तो ऐसे रहने दो, POQ ऐसे रहने दो, OQT, तो OQT ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और QTP, तो QTP तो है ही नहीं, इसको QTP को आप क्या लिख सकते हो, PTQ भी लिख सकते हो, एंगल PTQ भी लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा बच्चा, 360 डिग्री होगा ही होगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 90 ये 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360
माइनस 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री कहाँ से आया? तो 90 और 90 कितना होगा? 180 होगा। उधर जाकर माइनस कर लेंगे। तो आप ये देखो बच्चा, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, पीओ क्यू हमने वहां पे क्या लगा कर रखा हुआ है, इसको आप देखो यहाँ पे, इसको आप मान कर चलो फर्स्ट इक्वेशन है। तो पीओ क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? तो एंगल पीओ क्यू की जगह पे एक लाइन और लिख ही लो यार। तो एंगल पीओ क्यू प्लस में यहाँ पे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या बचा? 180 डिग्री। आप इसके जगह पे पीओ क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चा? 180 माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 1, तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल यहाँ पे पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। जिस 180 से इस 180 को कैंसिल कर लेंगे, हो जाएगा ना, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे पी टी क्यू इक्वल टू, ये माइनस में है 2 टाइम्स एंगल 1, तो उसको उधर लेके जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स, अब एंगल 1, एंगल 1 देखो, एंगल 1 किसको कहिएगा? एंगल 1 कह सकते हैं यहाँ पे ओ पी क्यू को, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ओ पी क्यू। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख देंगे? एंगल ओ पी क्यू। यही हुआ आपका आंसर और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से, वैसे अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो बोला कि यहाँ पे एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे बोला गया सरमाउंटेड है एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लेना पड़ेगा। तो एक हेमिस्फीयर लिए, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर पे बोला गया है सरमाउंटेड किया गया, अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड अ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पे एक कोन बना देते हैं, राइट सर्कुलर कोन है। द हाइट ऑफ द कोन इज, बोला गया कोन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मान के चलते हैं, ये कोन, तो कोन का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो चलो भाई इसको लिख लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ये इसका अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 4 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब बोला यहाँ पे डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय पता करना है। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है, अब यहाँ इसके अंदर में एक बन जाएगा सिलेंडर, एक बन जाएगा यहाँ पे सिलेंडर। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। डायग्राम अच्छे तरीके से बना देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसे बोला गया हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट जो दिया गया कोन का वो कितना है? तो 2। तो चलो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा कोन, इसका हाइट हो जाएगा 2। फिर लिखा यहाँ पे डायमीटर, इसके जो डायमीटर होगा तो सिंपल सी बात है, चाहे कोन की बात करें या हेमिस्फीयर की बात करें, यहाँ पे बोला गया सिलेंडर की बात करें, इसका जो डायमीटर होगा वो लिखा हुआ है 4। ठीक है, अब अगर हेमिस्फीयर का रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2। और सबका रेडियस क्या हो जाएगा? 2 2 ही हो जाएगा। अब बोला गया इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले एक मैंने हेमिस्फीयर लिया, फिर इस पे रखा मैंने एक कोन, और फिर उसके बाद अंदर में डाल दिया गया, किसके अंदर में डाला हुआ है? हेमिस्फीयर। और कोन किसके अंदर में डाला हुआ है? तो सिलेंडर के अंदर में डाला हुआ है। तो ये हमने ऊपर से लगा दिया एक सिलेंडर। आप पूछ रहे हैं यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, इसके डिफरेंस पता करने। सबसे पहली बात हम लोग को यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन लिखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान समझना। पहले हम कोन के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो कोन का इंफॉर्मेशन ये है, तो सबसे पहली बात बोला कि हाइट, तो हाइट इसका कितना हो जाएगा? तो हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो कोन का हाइट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसका रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस तो सबके लिए बराबर ही होगा, 4/2 कर लेंगे तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका कोन का। उसके बाद हम बात करें एचएम, एचएम का मतलब क्या होता है? हेमिस्फीयर। इसका अगर हमको सिर्फ रेडियस से चाहिए तो रेडियस जो होगा बच्चा इसका वो भी हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, दोनों सेम ही होता है, तो कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे
अगर मैं सिलेंडर की अगर बात करूं तो सिलेंडर के लिए देखो क्या करना होगा, सिलेंडर के लिए क्या बनेगा, हाइट कितना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, पाई स्क्वायर एच होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई स्क्वायर एच होता है, तो एच कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 2, और फिर ये 2 इधर भी जुट जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2 है ये है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2 होगा, हेमिस्फीयर वाला भी जुट जाएगा, तो तब ना यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक 2 है, और फिर हेमिस्फीयर के रेडियस 2 है, तो सब जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 4, तो हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का हाइट हो जाएगा। अब रेडियस तो इसका 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन लिख दिए हैं। अब उसके बाद इसको निकालते हैं। देखो अब लिखो यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 पाई की वैल्यू कितना बोला गया लेने के लिए 3.14 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर और एच 2 होगा। ठीक है, तो इसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधी बात 4 इंटू 2 8 हो गया, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 3.14 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 25 तो ही गया 3.14 इसको हो गया, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 3 से, तो लगभग में 8.37 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया है, किसका कोण का। तो एक बार फिर से चेक करा 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर बनेगा 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, अब 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो गया। इसको 3 से डिवाइड करना है तो इतना ही आएगा। चलो फिर यहाँ पे निकालते बच्चा वॉल्यूम ऑफ एचएम, एचएम का मतलब क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एचएम, एचएम का मतलब हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 इंटू पाई की जगह पर रखना है 3.14 और आर की जगह पर रखना है 2 का क्यूब रखना है। तो अब यहाँ पे 2/3 इंटू 3.14 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका अगर देखें तो 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 8 2 जा 16, 16 इंटू हो जाएगा 3.14 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 3, तो लगभग में यहाँ पे हो जा रहा है 16.74। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम अगर निकाले टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब क्या वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका, टोटल वॉल्यूम अब मान लेते हैं यहाँ पे कोन एंड एचएम, तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे पहले से है 8.37 अब प्लस में यहाँ पे 16.74, इसको अगर जोड़ लिया जाए तो 8.37, तो लगभग में 25 पॉइंट निकल कर आ रहा है 11 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन और एचएम मतलब हेमिस्फीयर का जो होगा वो कितना निकल कर आ जाएगा बच्चा, अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब वॉल्यूम ऑफ अगर यहाँ पे कोन निकाले हैं तो निकल के आ गया है 25.11 आ गया है। ठीक है ना, तो अब मुझे बोला गया है इसको डिफरेंस करने के लिए। अब इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो देखो कैसे निकलेगा, मतलब हमको क्या करना है, अब डिफरेंस में इसको थोड़ा छोटा कर लेने हैं, इतना पर दिख रहा होगा। अब डिफरेंस करना है तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे खींच लेते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अगर सिलेंडर अगर निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पे लेना है 3.14 इंटू आर की जगह पे 2 ये रहेगा 2 का स्क्वायर, और एच, एच की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 4, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच हमको बोला गया डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द ट्वाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना निकल का आ जाएगा, तो निकल के आ जा रहा है 4 4 जा 16, 16 3 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जा रहा है आपका 50.24। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अगर डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 50.24 माइनस, अभी इसको निकाले थे
तो यहाँ आप लिखेंगे 25.11, ठीक है। तो माइनस करने पे आ जा रहा है कितना, माइनस करो तो हो जा रहा है यहाँ पे 25.112 24। चलो फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, तो 50.24 माइनस 25.11 तो 13 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चा। तो यही आ रहा है, बस इसमें कैलकुलेशंस था और कुछ नहीं, तो यही था आपका आंसर। समझ में आ गया। करना क्या होगा, पहले इसके वॉल्यूम अलग अलग निकाल लेने हैं, फिर इसके बाद सिलेंडर के वॉल्यूम निकाल लेने हैं, इसको फिर जोड़ के घटाव कर देने, आंसर आ जाएगा। फिगर इस तरीके से बनेगा। बहुत ज्यादा बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। चलो कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 लिखा हुआ है। अब प्रूफ ये करना है, ये तो आपको दिख रहा होगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बोथ साइड यहाँ पे कर लेते हैं स्क्वायर, क्यूब नहीं करेंगे स्क्वायर कर लेंगे इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे √3 का भी कर लेते हैं होल स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे √3 का अगर स्क्वायर अगर करते हैं तो बताओ, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा और फिर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, होगा। अच्छा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में। तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 और ये +1 है, उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब इस 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। ऐसे बचा चाहो तो आप इसको तोड़ के इसको 1 दिखा दो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। नहीं तो इसी को अगर आगे लेके चलना चाहते हो तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, दो तरीका है, या तो उसको तोड़ के हम 1 दिखा देंगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो इसी को देखो ऐसे, वैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 किसके बराबर होता है, तो अभी आपने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में 1 होता है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर में हो जाएगा, 1 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर हो गया, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, ध्यान समझिए, वैसे इसके बराबर में 1 ही होता है। अब वैसे 1 लिखो, या हम इसको ऐसे करके लिखना चाहते हैं 1 लिखते हैं, या ऐसे करके लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। बस आप ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, कॉस स्क्वायर थीटा अब बाय ये जो साइन कॉस दिख रहा है ना, इसको इससे लेकर डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो बात एक ही होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे ही हुआ। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो यही रिप्लेस हो जाएगा ना, तो यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इतना समझ में अगर आ चुका है तो थोड़ा सा मुझे क्या करना होगा, स्पेस लेना है, तो इतना लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और सुनो, यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ देखो ऐसे करके लिख सकते हो, 1 तो लिखेबे करेगा। अब साइन थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ये नीचे जो दिख रहा है हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा से, ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस फिर यहाँ पे लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बाय में लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। साइन से इसको कैंसिल करेंगे क्या बचेगा, एगो साइन बचेगा, मतलब ये साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है, आप ऐसे करके एक बार और लिख के दिखा देते हैं, साइन बाय यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस। अब इस कॉस से इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर में क्या बचेगा, एक कॉस थीटा, तो ऊपर में कॉस थीटा अब बाय साइन थीटा, ऐसे भी हो गया। तो देखो साइन बाय कॉस किसके बराबर में होता है, tan के बराबर में, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉस बाय साइन किसके बराबर में होता है, cot थीटा के बराबर में होता है। तो आप देख लो
ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, जो कि आपको प्रूफ करें। tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1, तब ऐसे बनाओ, और नहीं तो इसको अलग तोड़ के बनाओ, तब भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में यही 5 क्वेश्चंस मैं बात करूंगा, क्योंकि छोटा छोटा अगर मान लीजिए आप क्वेश्चंस इस तरीके से बनाते हैं, सीखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को कलेक्शंस करना सीखें, ताकि आप क्वेश्चंस कलेक्शन कर लेते हैं पीआईक्यू क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं हमको अगर कहें तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो साथ, जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।